दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम अमन और काया नाम के दो कैरेक्टर्स को देखते हैं, जहां ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। अमन काया को रिंग पहनाकर प्रपोज करता है और ठीक उसी रात कार ड्राइव करते वक्त अमन को एक स्पिरिट दिखती है, जिससे इनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है। इस एक्सीडेंट में दोनों को ज्यादा चोट तो नहीं आती है, लेकिन यहाँ हम व्यूअर्स को काया के परिवार से जुड़ी एक शाप के बारे में पता चलता है। काया की माँ बताती है कि काया के पिता मिस्टर शेखावत एक राज परिवार के घराने से हैं और ये राज परिवार एक पाप के बोझ तले दबा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज से तकरीबन 300-350 साल पहले राजा राणा रणजीत सिंह के छोटे भाई ने राजमहल के अंदर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। इस दुष्कर्म से बचने के लिए उस लड़की ने कमरे से कूदकर अपनी जान दे दी और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की राजगुरु आचार्य सचिदानंद की बेटी थी। इतना ही नहीं, आचार्य सचिदानंद अपनी बेटी की 2 दिन बाद ही शादी करने वाले थे, लेकिन यहाँ तो उनकी बेटी मारी जा चुकी थी, जिस वजह से वो अपार पीड़ा और क्रोध से भरे हुए थे। आचार्य फौरन ही राजमहल पहुँचते हैं, जो कि हिमाचल के पहाड़ियों के उस पार व्यास नदी के बीचों बीच थी, और यहाँ आकर आचार्य राजा रणजीत सिंह के आने वाले वंश को शाप देते हैं। इस शाप के मुताबिक रणजीत सिंह के आने वाली पीढ़ी में कोई भी लड़की विवाह नहीं कर सकती है, और अगर किसी लड़की ने ऐसा करने की कोशिश भी करी तो उसकी जान चली जाएगी। यही वजह थी कि जैसे ही काया को अमन ने प्रपोज करके अंगूठी पहनाई, इन दोनों की एक्सीडेंट हो गई, और अगर ये लोग शादी करते तो शायद ये मारे भी जाते। इन बातों को जानकर अमन और काया का दिल टूट जाता है और अमन डिसाइड करता है कि वो किसी तरह इस शाप को तोड़ देगा। इसीलिए वो अपने दोस्त शुभ के साथ प्रोफेसर पशुपति से मिलने जाता है, जो कि ऑकल्ट में माहिर थे। पशुपति अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे थे, जहाँ वो उन्हें थीबन अल्फाबेट्स के बारे में बता रहे थे। और दोस्तों, थीबन अल्फाबेट्स को विचेस अल्फाबेट भी कहते हैं। एनीवेज, ये लोग प्रोफेसर पशुपति से मिलते हैं और पशुपति का कहना था कि इस शाप से कोई बुरी आत्मा जुड़ी है, जो कि इस शाप की रक्षा करती है। वो समझाते हैं कि हमारी दुनिया में शाप देने और लेने वाले तो नहीं रहते, लेकिन उनका शाप हमारे साथ रह जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अक्सर एक इविल स्पिरिट इस शाप की कीपर होती है और कई पीढ़ियों तक ये इविल स्पिरिट हमारी दुनिया में रहकर हमें शापित करती है। तो अगर इस इविल स्पिरिट को खत्म कर दिया जाए तो ये शाप भी टूट जाएगा। इन बातों को सुनकर अमन इस इविल स्पिरिट से लड़ने के लिए तो तैयार था, लेकिन प्रोफेसर का कहना था कि इस तरह के कर्ज को कैरी करने वाली इविल स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, जिससे अमन नहीं लड़ सकता है। तो उसका भला इसी में है कि वो काया को भूल कर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। अब ऑब्वियसली अमन तो काया को भूलने वालों में से नहीं था, और इसीलिए अमन डिसाइड करता है कि वो प्रोफेसर पशुपति को अपनी ताकत और निर्भयता प्रूव करेगा। इसके लिए अमन पशुपति द्वारा अर्बन लेजेंड्स पर लिखी हुई एक किताब पढ़ता है, और इस किताब में एक नेशनल लाइब्रेरी के हॉन्टेड होने की सच्ची कहानी थी। ये बात सन 2003 की थी, जब सोनिया नाम की एक लड़की इस लाइब्रेरी में रोज देर रात तक अपने मेडिकल एग्जाम्स के लिए पढ़ा करती थी, लेकिन उसके ऊपर एग्जाम का काफ़ी प्रेशर था। इस प्रेशर में सोनिया ने आत्महत्या कर ली, और सोनिया का बॉयफ्रेंड राहुल भी अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में देखकर खुद की जान दे दिया। सोनिया की आत्मा वहीं एक किताब के अंदर कैद हो गई, और राहुल की आत्मा उस किताब की रक्षा करता है। जो कोई भी इस लाइब्रेरी के अंदर अंधेरा होने के बाद गया था, वो जिंदा वापस नहीं आ पाया था। तो यहाँ अमन डिसाइड करता है कि वो इस किताब को लाइब्रेरी से रात होने के बाद निकाल कर वापस लाएगा, और ऐसा करने से वो अपने आप को पशुपति के सामने प्रूव कर पाएगा। तो बस उसी रात अमन नेशनल लाइब्रेरी जाता है, जहाँ उसके लाइब्रेरी के अंदर पहुँचते ही कुछ असाधारण घटनाएं होने लगती है। अमन पे अदृश्य शक्तियाँ किताबों से हमला करती है, लेकिन अमन इनसे बचते हुए सोनिया वाली किताब ढूंढ लेता है। अब इससे पहले राहुल की आत्मा अमन पे हमला करती, अमन इस लाइब्रेरी के विंडो से कूदकर बाहर आ जाता है। अमन ने इस किताब को लाइब्रेरी से बाहर सक्सेसफुली निकाल लिया था, और वो इसे प्रोफेसर पशुपति को दिखाता है। पशुपति वॉज इम्प्रेस्ड, और वो अमन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अमन, शुभ और पशुपति इस शाप को तोड़ने के लिए अपनी जर्नी शुरू करते, अमन एक बार लास्ट टाइम काया से मिलकर उसे ये बोलता है कि वो कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा है। अमन काया को एक रिंग देकर चला जाता है, जिसे काया अपने गर्दन में एज अ लॉकेट पहनती है, और उसके ऐसा करते ही ये इविल स्पिरिट काया पे अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ पशुपति एक ताबीज बनाकर देवी माँ के चरणों में रखते हैं, ताकि ये ताबीज काया की रक्षा करे, लेकिन इस ताबीज में आग लग जाती है। इस पे पशुपति का कहना था कि अमन ने काया को जरूर कुछ दिया होगा, और इसी वजह से ये स्पिरिट अटैक कर पा रही है। अब हम व्यूअर्स तो यहाँ जानते हैं कि अमन ने काया को रिंग दिया था, और इसलिए अमन काया को ऐन वक्त पे जाकर इस इविल स्पिरिट के हमले से बचाता है। अमन काया को सच बताता है कि वो लोग उसके शाप को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, और इस एडवेंचरस जर्नी में काया भी इनके साथ आती है। तो सबसे पहले ये 4 लोग एक जले हुए सिनेमा हॉल में जाते हैं, जो कि फिलहाल एक खंडहर जैसा था। पशुपति का कहना था कि इस हॉल में कई लोग जलकर मारे गए थे, और उन्हें यहाँ कोई ना कोई अच्छी स्पिरिट जरूर मिल जाएगी, जो कि इनकी हेल्प करेगी। वो थीबन अल्फाबेट में एक बॉल पे हेल्प अस लिखकर सिनेमा हॉल में फेंकते हैं, और बाकी लोग इस बॉल का पीछा करते हैं। ये बॉल इन लोगों को कुछ स्पिरिट्स के थ्रू गाइड करता है, और इनमें से एक स्पिरिट काया के हथेलियों पे खून की कुछ बूंदे गिराता है। पशुपति इस खून के बूंदों को एनालाइज करके ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये बूंदे आपस में कनेक्ट होकर एक कॉन्स्टलेशन बनाती है, जिसे लोग मगहा भी कहते हैं। दोस्तों, मगहा महिपालपुर शहर का पुराना नाम था, और इसलिए ये सभी महिपालपुर शहर की तरफ बढ़ते हैं। महिपालपुर पहुंचकर ये लोग गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रुकते हैं, और उसी रात काया को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। काया इस आवाज़ का पीछा करती है, और ये इविल स्पिरिट काया पे अटैक करके उसे जमीन के अंदर दफना देती है। ऐन वक्त पे अमन, पशुपति और शुभ मिलकर काया को जमीन खोदकर बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक काया के शरीर में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो चुकी थी, जिस वजह से वो हाइपोक्सिक शॉक या फिर कोमा में चली जाती है।
अब काया के पास वक्त बहुत कम था और इससे पहले ये इविल स्पिरिट काया को मार सके, इन तीनों को उस इविल स्पिरिट को ढूंढकर उसे खत्म करना था। इसीलिए प्रोफेसर पशुपति ने एक वाटर इमर्जन की प्रक्रिया बताते हैं जिसमें एक इंसान पानी के अंदर जाकर भूतकाल में ट्रैवल कर सकता है। ये लोग एक बाथ टब में पानी भरते हैं और शुभ डिसाइड करता है कि पानी के अंदर वो जाएगा क्योंकि अमन को तैरना नहीं आता था। शुभ के पास बस एक सांस रोकने तक का वक्त था और शुभ पास्ट में महिपालपुर के जेल में जाता है जहां उसे कारावास के अंदर एक औरत बैठी दिखती है। ये औरत अचानक से शुभ पे हमला करती है जिससे प्रेजेंट में शुभ पानी में डूबने लगता है। शुभ को बचाने के लिए अमन ये बाथ टब तोड़ देता है जिससे टब का पानी बाहर निकल जाता है और शुभ का कहना था कि उसने औरत की शक्ल तो नहीं देखी लेकिन उस औरत के हाथ में एक ताबीज़ थी। अब ऐसे ही कुछ ताबीज़ अमन ने गवर्नमेंट रेसिडेंस के केयर टेकर के पास देखी थी और अमन फौरन ही उससे मिलकर इस ताबीज़ को खोलता है। ताबीज़ के अंदर एक पर्ची थी जिसमें थीवन लैंग्वेज में कुछ लिखा था और पशुपति इसे ट्रांसलेट करते हैं विच वॉज, जब तक गले में रहेगा ये मोहिनी की रक्षा करेगा ये। इससे हम समझ पाते हैं कि ये इविल स्पिरिट किसी मोहिनी नाम की औरत की है और मोहिनी के बारे में पता करने के लिए ये लोग मगहा झील म्यूजियम में जाते हैं जो कि तकरीबन 300 साल पुरानी थी। इस म्यूजियम में आकर प्रोफेसर पशुपति सियोंसे की प्रक्रिया करते हैं जिससे वो राजा रणजीत सिंह की आत्मा से बातें कर पाते हैं। रणजीत सिंह की आत्मा बताती है कि उनके पिता का नाम राजा गज सिंह था और गज सिंह की दूसरी पत्नी मोहिनी थी। मोहिनी रणजीत सिंह और उनके भाई की सौतेली माँ थी और वो इन दोनों को मार देना चाहती थी ताकि राज सिंहासन उनका हो। मोहिनी कुछ हथियारों की मदद से राजा गज सिंह को मरवा देती है लेकिन इससे पहले वो रणजीत सिंह को मार पाती राजसी सेना इन हथियारों को मारकर मोहिनी को गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्तों यहाँ रणजीत सिंह को पता चलता है कि मोहिनी काले जादू में माहिर थी और इसलिए वो तय करते हैं कि वो मोहिनी को उसी रात मरवा डालेंगे। दूसरी तरफ मोहिनी कारावास के अंदर एक योजना बनाती है जिसके तहत वो रक्षाकल ताबीज़ में काला मंत्र लिखकर उसे अपने विश्वासजनक सूत्र को देती है। मोहिनी अपने सूत्र से बोलती है कि उसके मरने के बाद वो बुढ़िया मोहिनी के अस्थियों को इकट्ठा करके कहीं छुपा देगी जिसकी वजह से उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और इस ताबीज़ की मदद से मोहिनी ताकतवर होकर इस राजघराने को हमेशा के लिए सताएगी। तो दोस्तों मोहिनी की आत्मा ने ही मोस्टली राजा के भाई को पजेस किया था ताकि वो सचिदानंद की बेटी के साथ जबरदस्ती कर सके। तो बेसिकली जब आचार्य सचिदानंद ने इस राजघराने को शाप दिया तो मोहिनी की इविल स्पिरिट इस शाप से जुड़ गई और इतने जनरेशन से वो इस घराने की किसी भी लड़की की शादी होने नहीं दे रही थी। सो इस शाप को तोड़ने के लिए अमन को मोहिनी की अस्थियां खोजकर उसे पानी में बहाना होगा ताकि मोहिनी के आत्मा को मुक्ति मिल जाए। अब दोस्तों यहाँ पशुपति और अमन का मानना था कि मोहिनी के सूत्र ने जरूर उसकी अस्थियां राजमहल में ही छुपाई होगी और इसलिए ये लोग व्यास नदी वाली राजमहल पहुंचते हैं। राजमहल में ये लोग अलग अलग मूर्तियों को देखते हैं और इनमें से एक मूर्ति में 7 की जगह 8 शादी के कलश थे, यानी कि इनमें से एक कलश के अंदर मोहिनी की अस्थियां थी और अमन फौरन ही उस कलश को ढूंढ लेता है। अब इससे पहले अमन आगे बढ़ता ये आत्मा पशुपति को पजेस कर लेती है जिससे पशुपति अमन पे हमला कर देते हैं। पशुपति इस कलश को अमन से छीन कर तोड़ने ही वाले थे लेकिन वो कुछ सेकंड्स के लिए अपने होश में आते हैं जिससे वो कलश अमन को वापस लौटा कर इस राजमहल की खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। ऐसा करने से पशुपति वॉज नो मोर और अब ये शैतानी रूह अमन और शुभ को अलग अलग कर देती है। अमन काफ़ी कोशिश करता है कि वो इस कलश को पानी में डुबो सके लेकिन ये शैतानी आत्मा अमन पे काफ़ी हमला करती है जिससे ये कलश टूट जाता है। कलश के अंदर की अस्थियां अब जमीन पे फैल चुकी थी और इसीलिए अमन इस महल की एक बांध जैसी दीवार को तोड़ देता है जिससे नदी का पानी महल के अंदर आने लगता है। पानी आने की वजह से अस्थियां डूब चुकी थी और मोहिनी की शैतानी आत्मा को न चाहते हुए भी मुक्ति मिल जाती है। अमन इस पानी में डूब रहा था लेकिन ऐन वक्त पे शुभ आकर अमन को बचा लेता है। दूसरी तरफ काया की सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई थी और अब शाप टूट चुका था। मूवी के एंड सीन में हम देख पाते हैं कि अमन की शादी काया के साथ हो जाती है और ये लोग हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।